किसी को जितना हल्के में लोग भाई एनसीईआरटी पढ़ के हम क्या ही कर लेंगे, तो बस फिर भूल जाओ, पीछे सेट होगा भी नहीं। अभी मैं कोई इसी एनसीईआरटी से उठा के एक अच्छा सा क्वेश्चन दे दूंगा ना, वो भी नहीं बनेगा। वही होते अपने आप को डेढ़ होशियार समझते सब लोग। पछताओगे पिछले साल की तरह, फिर वही है भाई। ज़रूरी है, जब बनाओगे एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता। चलो ठीक है, देखो पूर्ण संख्याएं चैप्टर 3 का है, संख्याओं के साथ नहीं, रुको खेलना। अभी सेकंड वो करते हैं, फिर थर्ड पे पहुंचेंगे अपन। ठीक है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। अब देखो पूर्ण संख्याएं होती है तो अपने को देखो नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 2 3 होता है। पूर्ण नंबर जो है पूर्ण संख्या बोला जाता है जिसमें जीरो इन्वॉल्व कर दिया जाता है बस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, और कुछ ही नहीं अंतर होता है। पूर्ववर्ती परिवर्तित ये कोई यूपीएससी पूछता नहीं है, बस ऐसे भी एक पहले एक पीछे का नंबर हो तो वो वाली बात है, तो ये अपने को इतना काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था कि प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या को संग्रह बनाती है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। संख्या रेखा पे कैसे डिनोट किया जाता है ये अपने लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, घटाना जोड़ना करना सब तो आप सीख ही चुके हो, तो इसमें ऐसा कोई करने वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब आता पूर्ण संख्याओं के गुण, तो ये भी पूर्ण संख्या से भाई बता, जो ये प्रॉपर्टीज़ होती है, पूर्ण संख्या को घटाओगे गुणा करोगे भाग दोगे तो पूर्ण संख्या आएगी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है और कुछ नहीं है। ठीक है, याद रखना कि दो को जीरो से डिवाइड करोगे तो परिभाषित नहीं होता, बस इतना पता होना चाहिए। इनफाइनाइट चले जाता तो परिभाषित नहीं बोलते हैं। ठीक है, गुणा जोड़ वोड़ सब होता है तो इतना कोई जरूरी नहीं। अब देखिए जोड़ वोड़ है तो अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है करने का, ऐसा कुछ नहीं। जोड़ होते एडिशन आपको आता ही है, गुणा वुणा करना जोड़ना, बस ये कि थोड़ा बस इसमें टेक्निक बताता है गुणा किस तरीके से किया जा सकता है। देखो अब यहाँ पे छोटा तरीके से गुणा करके दिखा रहा है, तो यूपीएससी में तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, पर ये है कि मेरा मानना है खुद को एक बार जरूर करना चाहिए, जिसका बिल्कुल बेसिक कमजोर है वो उसको जरूर करना चाहिए। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, अपने को ऐसा वाला क्वेश्चन कर लेने चाहिए, तो मैं करवा देता हूँ। एक स्कूल की कैंटीन है, प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपये और दूध के लिए 4 रुपये लेती है। ठीक है, इन मदों में आप 5 दिनों में कुल कितना व्यय करते हैं, तो 20 + 4 24 हो गया। 5 से गुणा कर दो, 5 चौका 20, 2 5 2 10 12 120 रुपये, खत्म बात। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारी भी नहीं देखे रखा, अरे ये नई वाली है ना। ठीक है, वो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं जोड़ बाकी। अब देखो ये भी गुणा मल्टीप्लिकेशन है, ये थोड़ा सीखना चाहिए। अब देखो इधर आ जाओ, ये कोई काम का क्वेश्चन नहीं है। अभी देखो किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी का पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। ठीक है, अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। ठीक है, 40 50 कितना हो गया, 90 हो गया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल कुल में कितना व्यय किया, तो ठीक है 44। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ रखना कि 44 से गुना करके 90 से करो, जीरो का जीरो, 9 चौके 36, 3 9 चौके 36 से 3 कितना हो गया 39। तो ऐसे करके फट से आंसर आ जाता है। कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 प्रति लीटर, दूध वाले प्रतिदिन कितनी देना चाहिए, बस वही 32 से 68 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100। 100 को 45 से गुणा करोगे तो 4500 हो गया, आंसर हो गया फट से। तो ये कैलकुलेशन सिखा रहा है, यहाँ पे वैसे कोई यूपीएससी क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नहीं है, परंतु बस यहाँ से कि आप कैलकुलेशन सीख जाओगे। जो मिस्टेक्स करते हो आप लोग तो वो नहीं करोगे, बस थोड़ा बहुत। इसमें थोड़ा ये भी दिखाया गया कितने और तरीके से किया जा सकता है। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन देखो, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य तो क्या हम कह सकते हैं उनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। हाँ, एक तो होना ही चाहिए, तभी गुणनफल शून्य आएगा। जैसे 10 × 0 करूँगा तब 0 आ जाएगा, 0 × 0 करूँगा तब भी 0 × 0 कुछ होता है, कुछ जरूरी नहीं, बोल नहीं सकते शायद। हाँ हो सकता है, ये तो 0 ही होगा, पर जब 0 से कोई चीज़ को डिवाइड किया जाता है तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो ये वाली बात भी सही है, दो पूर्ण संख्या के गुणनफल एक है तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों, नहीं दोनों ही एक होनी चाहिए तभी एक गुणनफल आएगा, नहीं तो और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, तो ये कोई चैप्टर इसमें कोई खास नहीं था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, अब ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको मैं बता रहा हूँ, एक 8 क्लास में भी आएगा यही चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपीएससी डायरेक्ट आजकल यहाँ से क्वेश्चन बना रही है, हर साल बनाती हो, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, हो गया। अब देखो ध्यान से देखना,
इसकी क्वेश्चन करेंगे सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणनखंड और गुणन तो तुम जान ही चुके होंगे, ये थोड़ा कर लेते हैं, ये थोड़ा बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये काम आएगा। देखो, रमेश के पास 6 कंचे कांच की गोलियां हैं, वह उन्हें पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या समान। ठीक है, वह अन्य निम्न विधि व्यवस्थित करता है, कंचों की कुल संख्या परिकलित करता है। अब देखो, पहली बात रो ये होती है, कॉलम ये होता है, ये चीज़ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 रो, 2 रो, 3, 4, 5, 6, तो पंक्तियों की संख्या होगी 6, कंचों की संख्या कुल संख्या कितनी हो गई 1 इंटू हर एक रो में 1 है, तो 6 रो में कितने आ जाएंगे 6। अब वो प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे जमाना चाहता है, तो 3 पंक्तियाँ है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 जमाना चाह रहा है तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, वह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सोच सका जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 4 कंचे तो 5 कंचे हो, इसलिए अब वह ये बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो ध्यान से, कि धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी यहाँ पे। ठीक है, पंक्तियों की संख्या 1 और कंचों की कुल संख्या, तो इस देखो 4 और 5 में क्यों नहीं जमा सकते भाई, उसके पास 4 जमाने के लिए उसके पास फिर 8 चाहिए ना, तब जमेगा। 6 ही है उसके पास कंचे, तो नहीं 5 जमाने तो 10 चाहिए, तो वो भी नहीं है उसके पास, तो 6 को तो जमा सकता है। इन परिकलन से रमेश कह देखता है कि 6 विभिन्न प्रकार विधियों से 2 संख्या गुणनबल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ रखना, 6 को कैसे लिखा जा सकता है 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, या 3 इंटू 2, या 6 इंटू 1, तो ये 4 तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये जो कहलाएंगे, ठीक है, तो 6 इंटू 2, 3 और 6 की पूरी एग्जिट विभाजित करते हैं। तो 6 को विभाजित करने वाले कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 2, 3, 6 संख्या पूरी विभाजक या भाजक है, याद रखना। अन्य गुणनफल 6 इंटू 1 जो 6 के अन्य विभाजक 1 और 6 भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 1, 2, 3, 6 जो 6 के विभाजक और ये 6 के गुणनखंड कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, फैक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तो ये चीज़ याद रखना। तो 6 के गुणनखंड कौन कौन हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। तो एक तो याद रखना है, कोई भी संख्या गुणनखंड है ना, खुद तो रहेगा ही, दूसरा एक जरूर रहता है, तो ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। अब जैसे 18 के निकालना है, तो 18 के तो 1 और 18 तो जरूर आएंगे, पर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 10 से 11 से 12 से नहीं होगा, 13, 14, 15, 16 से डायरेक्ट फिर 18 से होगा। तो ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे 18 के। तो ये चीज़ रखना, गुणनखंड तो क्या होते हैं, जो भी जो संख्या जिससे डिवाइडेड होती है वो गुणनखंड कहलाता है। गुणज क्या होता है, जैसे 3 का गुणज क्या है, 3 का पाड़ा बोलते जाओ, 4 का पाड़ा बोलते जाओ, सब गुणज आएंगे, मल्टीपल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये सब अपने को काम का नहीं है, काम का। देखो संभावित गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 45, 30 और 36 के संभावित गुणनखंड। तो 45 के तो 27 बचे, 1 और 45 तो आएगा ही। फिर देखो 5 है तो आखिरी में डिवाइड है, तो 3 भी आ ही जाएगा। ठीक है, 4 नहीं जाएगा, सम संख्या से डिवाइड नहीं होगी, विषम संख्या सम संख्या से डिवाइड नहीं होगी कभी भी, एक चीज़ याद रखना है ना। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखो 45 का 1 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, 5 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 9 पंजे 45 होता है। 6 नहीं, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 आ जाएगा, 16, 17 भी नहीं आएगा, 18 भी नहीं आएगा, 19 भी नहीं आएगा, 20 भी नहीं आएगा, 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, 23 भी नहीं, 24 भी नहीं, फिर शायद डायरेक्ट वही आएगा, फिर 45 ही आएगा। फिर मैंने लास्ट ईयर जब मैं कर रहा था, तो ये मैंने देखा था कि जब 45 का आधा करो ना, 45 आधा 22, तो इससे नीचे ही आएगी सारी संख्या, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये भी थोड़ा एक लॉजिक है। अब अगर आप जब बहुत बार निकालोगे तो एक आइडिया लग जाता है उससे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं 30 और 36, अपने को वो इम्पोर्टेंट है नहीं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बस वही गुणनखंड निकाला है, सब है, प्रत्येक संख्या अपना एक गुणनखंड होती है, मैं बता ही दिया। ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई, वो नॉर्मल चीज़ है। अब देखो ये सब 68 गुणनखंड, ये सब चीज़ें वो निकाल लोगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं। 36 के गुणनखंड, 6 के प्रथम 5 गुणक तो भाई पहाड़ा होता है, कुछ ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है अभाज्य और भाज्य संख्या, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। और मैं कितनी बार बोला हूँ कि प्राइम नंबर जो है यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, हर साल, तो ये ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती है, जिनके गुणनखंड याद रखना 2 से ज़्यादा होते हैं।
2 से ज़्यादा भाज्य गुणन मतलब भाज्य संख्या वो कहलाएगी जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं। अभाज्य संख्या अभाज्य कौन कहलाएगी? जिनके गुणनखंड ओनली 2 ही होते हैं, 2 या 1 होते हैं, मतलब 2 से कम होंगे बस। आप देखो ध्यान से देखना, जैसे 1 का गुणनखंड 1 ही है तो ये गुणनखंडों की संख्या 1 हुई। तो मैंने क्या बोला, 2 या 2 से कम जो होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है, परंतु 1 को काउंट किया जाता है कि ना तो अभाज्य संख्या ना भाज्य संख्या है, ये चीज़ याद रखना। तो 1 तो नहीं आएगा। 2 का देखो, 2 का जो है गुणनखंड 1 और 2 होता है, ठीक है, और गुणनखंडों की संख्या 2 ही है तो ये एक अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 4 नहीं है, देखो 4 के 3 है गुणनखंड, तो जिनके 3 मतलब 2 से ज़्यादा हो जाएंगे वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, और जिनके एक ही मतलब 2 ही रहेंगे वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। ये चीज़ याद रखना। यूपीएससी ने 2023 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। देखो वे संख्या जिनके गुणनखंड 1 और सभी वह संख्या होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। एक चीज़ याद रखना, 1 ना तो प्राइम नंबर है, नहीं वो है भाज्य न अभाज्य संख्या, ये चीज़ याद रखना। वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये दोनों चीज़ मैं बता ही दिया। न तो एक न तो अभाज्य संख्या और नहीं भाज्य संख्या, ये भी याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ, ये जो है यूपीएससी ने डायरेक्ट यूपीएससी पीटी 2023 का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो याद रखना कि 1 से लेकर 100 तक जो है प्राइम नंबर पते होने चाहिए आप लोगों की। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है तो मैं एक बार याद करवा देता हूँ। पहली बात याद रखना कि टोटल जो है 1 से लेकर 100 तक है ना, याद रखना कि टोटल 25 होती है, जिसमें 1 से 50 तक 15 होती है और 51 से लेकर 100 तक जो है 10 होती है। ये चीज़ याद रखना, ये पता होनी चाहिए, ये रटी हुई होनी चाहिए। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 पता होना चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। हर साल क्वेश्चन आता है, मैं फिर बता रहा हूँ, हर साल क्वेश्चन आता है। 2023 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, मैं आखिरी में करवाऊंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना चाहिए। 15 छोटी अभाज्य संख्या आप देखो फट से पता होगी, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 फट से पता होनी चाहिए। अब देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो कोई बात नहीं। अब एक और चीज़ ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना कि जितने भी प्राइम नंबर है मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में ओनली एक ही जो है जो सम संख्या है वो कौन सी है, 2 नंबर बस। उसके अलावा सब जो है विषम संख्याएं होती है, ये चीज़ याद रखना। अभाज्य संख्या एक ही समय जो 2 होती है, उसके अलावा सब विषम संख्याएं होती है। यूपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो एक सम संख्या है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज़ याद रखना कि अब ये छोटी चीज़ें तो ये अब आपको, अब देखो ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करो, ये ज़रूरी है। यूपीएससी इसी पे बेस बना के ना क्वेश्चन देता है। अब की बार भी दिया है, 2023 में भी दिया है, 21, 22 में, देखो हर साल आता है क्वेश्चन। अब देखो ये मैं सारा करवा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने शायद, मुझे लग रहा है इसको ऐसे साइड में कर दिया होगा, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। बताइए किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्या। देखो विषम संख्या 1 + 3 ले लिया तो हमेशा याद रखना कि सम ही आएगा। तो ये अब एक मैं नोट्स भी दूंगा, शायद मैंने दिए भी है, पर देखना विषम प्लस विषम, इस पे अब की बार भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया, तो याद रखना विषम प्लस विषम हमेशा सम आता है। जब दोनों सम संख्याएं हो तो याद रखना कि सम ही आता है, तो सम प्लस सम सम होता है। और मैं पहले बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसने आप लोगों ने ऐसे इग्नोर कर दिया होगा, पर यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है इसी पे बेस। 2023 में भी आया, 2024 में भी, अभी मैं करवाऊंगा, देखना क्वेश्चन। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्याओं के साथ खेलने वाला, ठीक है। ये हो गया। अब बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, ठीक है, यही यूपीएससी पूछता है एग्जाम में भी। अब देखो 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, क्या ये बात सही है? अपन लेके देख लेंगे। 1, 3 और 5, 1 और 3 4 हुआ, 4, 5 9 हुआ, नहीं ये तो विषम आ रहा है। तो याद रखना कि 3 विषम संख्या को जब जोड़ते हैं, विषम विषम विषम, तो क्या आता है? विषम आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अपन तब 2 को जोड़ रहे थे तब क्या आ रहा था? सम। तो ये चीज़ याद रखना, ये गलत हो गया। 2 विषम संख्याओं को और एक सम संख्या का योग सम होता है। देखते हैं 1 + 3 किए, याद करो जब 2 विषम संख्याओं का योग क्या आता है? सम। और जब सम संख्या में अपन सम जोड़ते हैं तो क्या आता है? सम।
तो ये बात सही हो गई। 2023 का क्वेश्चन देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, यही इसी चैप्टर से, यहीं से क्वेश्चन आया डायरेक्ट, यहीं से। मैं फिर बता दूँ, एनसीईआरटी जो इग्नोर कर, देखो जिन लोगों को लगता है कि यार 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी कैसा, उसके लिए तो बड़ी कोचिंग करनी पड़ती है, ये सब फालतू की बातें हैं। जब तक, क्योंकि भाई मैंने काम किया है एनसीईआरटी पर, पीवाईक्यू पे मैंने काम किया है, दोनों क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, सेम एनसीईआरटी से बन रहे हैं डायरेक्ट, पर वही है। इनको तो वही चाहिए कि 15, 20, 25 हज़ार का कोर्स जनरेट करो सीसेट का, तब लगेगा कि हाँ सीसेट पढ़ाया जा रहा है। अब देखो मैं क्वेश्चन करके तुम लोगों, कल भी मैंने क्वेश्चन करवाए, और अभी मैं देखो 2024 का पेपर करवाऊंगा तुम लोगों से। 2023 का, तो 2023 का सबसे टफ था, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा यहीं से, एनसीईआरटी से। अब देखो 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ठीक है, देखते हैं अपन। 1 × 3 × 5 तो कितना आया, 15, ठीक है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो वह भागफल सदैव विषम होता है, नहीं। देखते हैं, जैसे 4 को मैंने भाग दिया 2 से, तो क्या आया, 2 आया। पर मान लो मैं 2 को 2 से भाग दूं तो क्या आएगा, विषम आएगा। सम या विषम दोनों कुछ भी आ सकता है ना, ठीक है। जैसे चलो और कुछ करके देख लेते हैं अपन। मान लो 14 को मैंने दिया 2 से, तो 7 आ गया। देखो सम भी आ रहा है, विषम भी आ रहा है, तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। सभी अभाज्य संख्या विषम है, अरे नहीं, अपने देखा ही था 2 तो, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं होते, अरे क्या बात करें, 2 गुणनखंड तो होते ही है ना, ठीक है, 2 गुणनखंड तो होते हैं, ये भी गलत है। 2 अभाज्य संख्या का योग सदैव सम होता है, अरे ऐसा नहीं है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। जैसे मान लो 2 है, 2 + 3 को जोड़ दिया तो विषम आ गया। अगर मान लो मैंने 2 और क्या जोड़ूँ, मान लो मैंने 3 और 5 जोड़ दिया तो सम भी आ गया। मैं बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन। 2 + 3 जोड़ा तो 5 आ गया, और 3 + 5 जोड़ा तो 8 आ गया। अच्छा, भाज्य वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बताऊँ, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है। तो अभाज्य में 2 को हटा देना तो फिर सभी आएगा, तो हाँ, तो विषम सम संख्या को जब जोड़ते हैं तो विषम ही आता है ना, परंतु एक ये भी तो याद रखना है ना, यही तो यूपीएससी। अरे ऐसे जहाँ पे थोड़ा बहुत तो अपवाद रहता है, यूपीएससी वही तो क्वेश्चन पूछता है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, हाँ ये बात तो सही है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, नहीं, 2 है ना, 2 हो गया ना। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, हाँ ये बात तो सही है। 2 × 4 कर लो, 4 × कर लो, सब ऐसा सम ही आता है, तो ये बात सही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता रहा हूँ, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाली जो लाइनें है ना, जिसने समझ लिया, ये समझ में आया सबको, और मैं क्वेश्चन करवाऊंगा फिर अभी तुम लोगों से, ठीक है। हाँ समझ में आया, आया। अभी देखता हूँ मैं तुम लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो पिछले साल मैंने यही गलती करी, तुम लोगों के भरोसे छोड़ दिया, अब की बार नहीं, मैं करवाऊंगा, पर वो ये फायदा तो उसी को होगा जो करके आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है, ठीक है, 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं के 2 अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्या में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो सब लोग, ये क्वेश्चन सब आप करके बताओ, मैं नहीं करवा रहा, करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएससी ने आपकी बार 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन बना है, 2023 या 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन बना है। बताओ सब लोग करके बताओ, क्या करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको सारी अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। क्या उसमें क्या ऐसे नंबर है जिसमें दोनों नंबर सेम आ रहा हो, जैसे 13, 31 में 1 और 3 है, ऐसे आपको युग्म ज्ञात करने हैं। सर इसका क्या है कि विषम ही होना चाहिए। अरे नहीं, अभाज्य संख्याएं, आपको ऐसी अभाज्य संख्याएं खोजनी है जिनके दोनों अंक समान हो। जैसे इन दोनों अंक समान है ना, ऐसे पेयर ढूंढे आपने, 13 और 31 हो गया, ऐसे और कोई पेयर है क्या अभाज्य संख्याओं के? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसको 11 से गिन सकते हैं कि नहीं? 11 से गिन सकते मतलब?
निकल गई सर, वो ही निकली। सारा चेक कर लो एक बार। हाँ चेक कर लिया। इस है ना, इसमें ये है ना कि सारे निकाल लिए कि जो अब भाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए इसमें। 7 1 अब बाजी संख्या वाली लेनी है आपको, सारी नहीं लेनी। इसमें आएगा 7 1 1 7। तो कर लिया। करो करो और करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। देख लो, अब क्या मैं एनसीईआरटी सारा पेपर सोल्व कराऊंगा तुम लोगों को। अपन एनसीईआरटी नहीं करोगे, लापरवाही करोगे, क्या होगा? कोई ज़रूरत नहीं और अलग चीज़ें करने की। एनसीईआरटी पर अच्छे से करना होता है। अब यही है ना, लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना तो ये टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन। इसमें चलो इसने एग्जांपल दे दिया इसलिए थोड़ा सरल लग रहा है आपको, यही क्वेश्चन अगर लैंग्वेज में दे देगा तो बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन। आया हुआ भी तो है, पूछा तो है ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रीति तुमसे बना कौन कौन है यहाँ पे? पहले ये नगीरा तो बताओ कौन कौन है ऑनलाइन क्लास में, कौन है अभी लाइव? सर अमित है, छोटी है, प्रीति है। प्रीति तुमसे हुआ? अभी नहीं हुआ। कीजिए कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब प्राइम नंबर तो मैं पहले बता रहा हूँ यूपीएससी का फेवरेट है, हर साल 3-4 क्वेश्चन पूछता है प्राइम नंबर से। वो तो रटे हुए होने चाहिए, अगर वो रटे हुए होते तब तक हो जाता। चलो नगीना, कितने पेयर मिले तुम्हें इसके अलावा बताइए? इसके अलावा सर 17 71 हाँ, पहला, दूसरा 37 73 और तीसरा 79 97। हाँ तीसरा 79 97 79। अच्छा 79। 79। इनके अलावा किसी को और मिले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लायक है ये। 41 नहीं हो सकता? 41 क्या 41? 14 तो डिवाइड है ना, 14 कैसे हो जाएगा? हाँ बोलो। क्या बता रही छोटी? इसके अलावा, इन चारों के अलावा कोई और है आपके पास? 43 53 73 83। अरे नहीं नहीं नहीं, तो दोनों अंक समान होना चाहिए, 43 53 नहीं, समझ रहे हो? तो फिर वही होगा 17 71 97 79। और दो ही होगा। अरे 4 है, तुम लोग सामने देखो। चलो इधर आ जाओ, तुम लोगों को अगर इधर कंफ्यूजन हो रहा हो तो इधर आओ, यहाँ से देखते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 92 है, 92 प्राइम नंबर है ही नहीं ना। 90 देखो, अब पहली बात 11 देखो, दो तो ऐसे, ये तो सिंगल वाले डिजिट तो ऐसे भी नहीं होंगे, ठीक है, ये तो ऐसे खत्म हो गया अपने। 11 ऐसे नहीं होगा। 13 31 क्या 31 है? हाँ 31 है, तो हो गया। 17 और 71 है, हाँ है, हो गया काम अपना। 19 और 91 है, नहीं है, तो नहीं है तो ये कट गया, ठीक है, ये गया अपना। 23 और 32 तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। 29 92 ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, 37 73 है, हाँ, तो ये बन गया एक 37 और 73 वाला पेयर बन गया, ठीक है। 37 वाला और 73 वाला। 41 और 14 ऐसे भी नहीं होगा। 43 34 ये भी नहीं होगा। 43 और 74 ये भी नहीं होगा, ठीक है। 53 और 35 ये भी नहीं होगा। 59 95 ये भी नहीं होगा। 61 16 ये भी नहीं होगा। 67 और 76 ये भी नहीं होगा। 73 और 37 ये भी, 73 37 तो अपन पहले ले चुके हैं, तो ये तो पहले इधर आ गया इधर, ठीक। 79 और 97, हाँ ये बन जाएगा 79 और 97। 70 71 हो गया, 13 31 हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखो 79 ये हो गया, 383 ये नहीं होगा, 89 98 नहीं होगा, बस हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ। चलो अब आ जाओ, देखो फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से पेपर बनता है, फालतू इधर उधर अफवाह मत उड़ो। अभी मैं तुम लोगों सारी क्वेश्चन कर
मजा है। देखो ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे। अब चलो, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखी। तो देखो ध्यान से देखना। चलो मैं प्रीति से पूछता हूँ। प्रीति बताओ, 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या बताओ फटाफट। प्रीति, सर 20 से छोटी हाँ सभी अभाज्य और भाज्य संख्या। पहले भाज्य संख्या बता दो तुम तो, 20 से छोटी। 2 4 6 8 चार, चार अभी लपड़ पड़ेगी। चार अभाज्य संख्या है भाज्य संख्या। और 2 भाज्य संख्या है। तुम लोगों को उठा के फेंक दो। चल लगी ना, तुम बताओ फटाफट। ये कल प्रीति, कल तक याद होनी चाहिए। जो 25 नंबर है ना भाज्य संख्या है, 1 से लेकर 100 तक, वो सारी याद होनी चाहिए। मैं कल पूछूंगा, ठीक है, तुमसे याद रखनी चाहिए। चलो नगीना बताओ फटाफट, 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। नगीना कहाँ भाग गई? बोल रही हूँ सर, बोल। 4 6 8 9 ए भगवान, मैं अभाज्य क्या संख्या बोल रही पूछ हूँ? रहा, अभाज्य संख्या पूछ रहा हूँ, 20 से छोटी। 2 हम्म 3 5 7 11 17 19 11 13 17 ठीक है। अब देखो भाज्य संख्या बताओ फटाफट। 2 सॉरी 4 हाँ 6 हाँ 8 हम्म 9 10 12 14 15 16 18 20। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रीति याद रखना, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? प्रीति बताइए फटाफट से। ये तो यहाँ लिखा भी है, कौन सी है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या? अरे 9 आएगा, 9 नहीं 7 आएगा। 7 आएगा। ठीक है। चलो निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में, योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो 44 को लिखना है, पर अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो देखो अपने को पता है कि एक तो 31 है, 1 प्लस 13, 11 31 अरे 11 से ही आएगा, 11 और 13 आएगा, 31 आएगा ना। 13 31 ठीक है। 36 को कैसे लिखोगे? 23 प्लस 13। 23 13 24 को कैसे लिखोगे आप? 19 11 प्लस 5। ठीक है। 18 को कैसे लिखोगे आप? 11 प्लस 7। समझ में आया? इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। और भी तरीके हो सकते हैं, पर मैंने बता दिया फटाफट। पर ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, माइंड खोलने वाले। ठीक है, अब आ जाओ आगे। 24 को 11 13 से भी तो कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, वो मैं बता दिया। एक और तरीका भी हो सकते हैं, वो हो सकता है। ठीक है। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2। सब लोग करो ये फटाफट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो खुद ही समझो इसकी लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन करो फटाफट। इसी बहाने तुम लोग 13 11 अरे बताओ मत करो। 17 होने। 3 युग्म लिखना है। और याद रखना कि वो जो है अभाज्य युग्म कहलाते हैं, जो ऐसी संख्या मिलेगी आपको। हो गया सर, ये तो 3 5 7 आ जाएगा। ये आएगा। अभाज्य तो लिखना है सर। पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, उठा कर फेंक दूंगा अभाज्य अभी। संख्याओं के ऐसे 3 युग्म हाँ लिखिए जिनका अंतर 2 हो। हाँ तो सर 3 और 5 में कितना अंतर है? 2 का अंतर है ना। ऐसे तो समझ लिखना है सर। और 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है। ये करना है। क्या करना है? अभाज्य युग्म नगीना हुआ तुमसे ये? अंतर का मतलब क्या होता है? सर 3 पेयर 2 पेयर तो बन रहे हैं। कौन कौन से? देखो 2 का पेयर बनाना है ना, तो 19 20 21 20 21 29
29 31 का बन रहा है। हाँ, और तो कितने बन रहे हैं? 3 5 है, 5 7 है, 13 11 है, 17 19 है, बहुत फिर सारे 29 बन और जाएंगे। 31 है, हाँ, 29 और 31 है। हाँ, बहुत सारे बनेंगे। बनाओ, सब लोग बनाओ, सारे बनाओ जितना पॉसिबल है। समझ में नहीं आ रहा 41 कैसे बनाना 43 है। आ जाएगा। बंद इधर देखो ना, इन दोनों में अंतर कितना है? 2 का, 3 और 5 का हो गया, 5 और 7 हो गया। सही तो 3 बता 5 रहे 5 7 13 11 17 19 29 31 41 43 71 और 73। पर सर क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है ना कि ऐसे 3 अच्छा अलग अलग पेयर बनाने हैं। तो और हाँ, क्या, 2 का अंतर हो जिसमें। जिनमें अंतर, 2 तो अंतर होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये टोटल बताओ कितने हैं? 29 31 हो गया, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, 31 33। इनके अलावा और कौन से है? 7 ही बन रहे हैं बस। 1 2 3 4 5 6। एक और कौन सा है? 71 73 41 43। और इनके अलावा कोई नहीं है? नहीं, बस इतने ही बन रहे हैं। चलो इधर आओ एक बार। इसीलिए बताओ, ये नंबर याद होने चाहिए ताकि इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आए तो फट से बना लोगे, नहीं तो एग्जाम में फिर पट्टियाँ गिनते रहे ना। अब देखो, मतलब 2 का अंतर होना चाहिए, समझ बात है। तो ये देखो, 2 पेयर मिल गए। ठीक है, इधर आओ। 11 13, ठीक है, 17 19, ठीक है। उसके बाद 29 31 वाला, ठीक है। फिर 41 43 वाला हो गया, फिर नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। 59 61 वाला हो जाएगा, ठीक है। और 71 73 वाला हो जाएगा, और फिर इधर नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8। आठवां कौन सा है? 59 और 61 वाला भी तो होगा। 61 और 59। 59, हाँ हाँ 61। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये याद रखना, इस टाइप के जो होता है 7, इनको अभाज्य युग्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। चलो 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है? तो सब ऐसी बात है, 26 तो ऐसे भी नहीं है। 37 है, 37 है या नहीं है? 51 37 है 37 है 51 37 51 51 नहीं है 51 नहीं है, 37 और 23 है। ठीक है। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, करो बिना देखे करो। काहे काहे टेबल देख रहे हो? काहे याद आ जाएगी। 100 से छोटी लिखनी कितनी? 7 सर। आपको ऐसे देख रहे जिसमें 7 नंबरों में कोई भी वो नहीं आया, भाज्य संख्या। कंटिन्यू हाँ, सर, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना है। सर 90 89 to 97 हाँ वही आएगा, 90 से आएगा। देखो 90 to 96 90 to 96 20 का बोला है मैंने। सर ये भी आ सकता है ना, 97 है ना भाज्य संख्या। क्या प्राकृतिक संख्या 90 to 96 क्या हुआ प्रीति? देखो ये, सर, इसके अलावा और सोचो। इसके तो 93 भी आ रहा है ना ऐसे तो 93 की अभाज्य संख्या सही है। 94 95 90। इसके अलावा कोई और है? ये देखो, और कोई है जो 7 संख्या ऐसी हो कंटिन्यूअस? नहीं बन रही और कोई। पक्का? 5 6 हाँ, ठीक है, नहीं है, 6 तक बन रहा है। चलो ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये वही तरीका हो गया। जैसे इसको कर लो, तुम क्या करोगे? 11 5 16 16 5 21 पर नहीं, अलग लिखना पड़ेगा ना। तो 13 कर लो। 13 और कितना करोगे? 3 5 18 18 3 21। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो, तो लिख लोगे आप लोग। ठीक है, इनको ऐड करना है। हाँ, मतलब अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, वही हो गया। चलो ठीक है, आप इधर आओ। 20 से छोटी अभाज्य संख्या के ऐसे 5 युग्म लिखे जिनका योग 5 से विभाज्य हो। करो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करो। 20 से छोटी अभाज्य
अभाज्य संख्या है जिनका ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा। यही लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देगा तो नहीं बनेगा तुम लोगों से। अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 युग्म लिखने हैं, ये बात भी याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा ये वाला आएगा 2 3 5 7 13। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम कर क्या रहे हो? लपड़ सर पड़ी इनका योग 5 से डिवाइड हो जाएगा ना पहले क्वेश्चन पढ़ो सर। 20 से छोटा अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। हाँ, हाँ समझ में है क्या है? जैसे कि इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा 3 7 10 है। हाँ तो युग्म 2 3 और 7 का ऐसे बनाना। पेयर में हाँ आज मेरे दिमाग को आज एक तो यही होगा। फिर होगा। बन गए सर। 5 युग्म बन पांचों गए। हाँ रुक 5 जाओ, ही इन बन रहे लोगों को हैं। इन लोगों को करने दो, रुक जाओ। और प्रीति तुमसे बना? प्रीति क्या कर रही हो तुम? मेरा भी हो गया। प्रीति तुमसे बना? और कौन है? अमित का? अमित तो भाग गया होगा पक्का। अमित, अमित है यहाँ पे? नहीं है सर अभी। प्रीति है? हाँ हाँ प्रीति कहाँ भाग गए? बना तुमसे प्रीति? सर मेरा भी बन गया पर एक रह गया सर। एक सोचो, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ना, यूपीएससी में अगर इसका क्वेश्चन पूछना रहेगा तो डायरेक्ट ये दे देगा 2 3 5 7 11 13 और क्या होता है 17 और 19। ठीक है, बोल देगी नंबरों से बनने वाले संभावित युग्मों की संख्या कितनी होगी जो 5 से विभाजित होंगे। डायरेक्ट यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के दे देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इधर देखो, पहला सबसे पहले सवाल 5 से डिवाइड होना चाहिए ना, तो मैं पहला युग्म बना रहा हूँ 2 और 3 का, तो ये इसका योग आएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, पहला युग्म बन गया। अब पहले ना पॉसिबिलिटी ये क्या करो, 2 के साथ जोड़ के देखो, 2 और 13 हो गए। ठीक है, ये भी 15 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो अब यही तो करना है ना, तो इसी तरीके से क्वेश्चन होता है। नहीं तो भाई यूपीएससी क्वेश्चन नहीं कर पाओ, सिस्टमेटिक चला करो। ठीक है, अब 2 से और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं जहाँ पे हो जाए ऐसा, अपने को कोई चांस दिख नहीं रहा। अब 3 को लेके चलो, 3 और 7 हो गया, 5 से तो होगा नहीं, तो 10 हो गया बटा 5 हो गया। फिर 3 11 नहीं, 3 3 16 9, 3 और 17 होगा, 3 और 17 हो गया 20 हो गया, 20 को 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और कुछ नहीं होगा। 5 के साथ किसी का भी नहीं बनेगा।
ठीक है। 7 के साथ 7 और 13 का बन जाएगा, 7 और 13 का बनेगा, 20 आएगा, 20 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में और किसी से भी नहीं बनेगा, 7 26 आएगा, 7 इधर जोड़ो 24 आ जाएगा, 7 13 नहीं, बस, ठीक है। 11 का नहीं बनेगा, 11 और 19 बन जाएगा, 11 और 19 का बन जाएगा। तो यूपीएससी हो सकता है ना, ये सही पूछेगा आपसे, 5 बोले कितने हो सकते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन तो ये रहेगा ना। तो ये हो गया 11 के साथ, और 13 के साथ 13 सॉरी हाँ 13 और 17 हो गया, 13 और 17 का भी हो गया, 13 और 17 का जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा, उससे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर और तो आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो ऐसे करना होता है क्वेश्चन एक एक तरीके से तब, ठीक है। चलो, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक क्या कहलाती है, स्वाभाविक सी बात है, वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4, याद रखना चाहिए, एक मत बता देना। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2, ठीक है। अब आ जाओ, ये विभाजिता का नियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विभाजिता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। युवराज कहाँ थे इतनी देर से तुम? नींद सो गया था, नींद नहीं खुली, अभी नींद खुली। रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आते ही हैं उससे, ठीक है। अब देखो विभाजिता का नियम, टेबल एक्सप्लेन कर दीजिए ना ये वाली अच्छे से, तो याद भी हो जाएगी समझ के, नहीं तो फिर ऐसे नंबर रटना पड़ेगा। कौन सी टेबल? यही विभाग वो अभाज्य भाज्य संख्या वाली जो है। तो उसमें क्या है, वो तो याद करना ही पड़ेगा ना। रटना याद है ना, ऐसे करना पड़ेगा कि जैसे 2 वाले पेयर में 1 से लेके 10 तक कितनी है, 11 से लेके 20 तक कितनी है, तो वो इस हिसाब से याद हो सकता है। 7 11 13 17 देख लो, तो देखो 1 से लेके 10 तक कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, ठीक है। 11 से लेके 20 तक होती है, 11 13 17 19, ठीक है। 21 से 30 तक होती है 23 और 29, ठीक है। फिर 31 से 40 तक होती है 31 और 37, ठीक है। 41 से लेके 50 तक होती है 41 43 और 47, ठीक है। 51 से 60 तक रहेगी 53 और 59, ठीक है। और 60 से लेकर 70 रहेगी 61 और 67, और 70 से लेके 71 से लेके 80 तक रहेगा 71 73 79, और 81 से लेके 90 तक रहेगा 83 और 89, और 91 से लेके रहेगा 97। सबसे बड़ी बात है ना, एक ही ये लाइन है जिसमें एक ही आता है ना, सब में मिनिमम 2 तो रहता ही है, और मैक्सिमम कितना जाता है, ये 4 तक जाता है। तो ये पता होना चाहिए। देखो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनता है इससे, 3 से 4 क्वेश्चन। सर इसको ऐसे याद कर सकते हैं ना, इजी पड़ जाएगा, 3 13 23 43 53 73 83, 1 2 खत्म हो गया। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग कैसे याद करोगे, वो तो क्या ही होगा, देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये अगला जो हर साल यूपीएससी, हर साल नहीं मतलब हर 2-3 साल में क्वेश्चन पूछता ही है विभाजिता के नियम से। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी 2018 में भी आया, उससे पहले भी आया है, तो विभाजिता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीखते हैं अपन सबसे पहले 10 से विभाजिता का नियम। 10 से विभाजिता का नियम ये बोलता है कि संख्या के आखिरी में एक 0 आना चाहिए, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखना कि इकाई स्थान पर एक 0 आना चाहिए, तब वो 10 से विभाजित हो जाएगा। बस यही 10 से विभाजिता का नियम है, परंतु अपने को 10 नहीं सीखना, आगे सीखना है। 100 की विभाजिता का नियम क्या होगा, जिसकी संख्या के इकाई और दहाई का अंक 2 0 होना चाहिए, ठीक है। 1000 का क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़े का अंक 0 होना चाहिए, समझ में आया। जैसे यूपीएससी ने 2023 में पूछ लिया था, तो वैसा ही सोच के चलो कि अगर मान लो कि 10,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, तो कितने 0 चाहिए, उस तरीके से याद रखना। विभाजिता के नियम को थोड़ा बढ़ा के भी देखना, ऐसा नहीं कि जो बुक में दे उतना ही देख लिया। यूपीएससी थोड़ा ना ये सोचता है कि बच्चा क्या ये सोच पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है, यूपीएससी वहाँ तक सोच रहा है आजकल। तो ये चीज़ याद रखना, 10 का विभाजिता का नियम ये है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वो 10 से विभाज्य होगी, ठीक है। 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है, ध्यान से समझना। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा। तो 5 का विभाजित नियम है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। ये तो 5 का हो गया सिंपल सा, 0 या 5 होना चाहिए इकाई का अंक। पर बात आती है कि जैसे 5 का मल्टीपल क्या होता है, 10 का तो अपन देख ही लिया, 15 का क्या होगा।
15 के लिए क्या होगा, सबाइश बात है, इकाई अंक तो एक तो 5 चाहिए, पर क्या जरूरी है कि 5 जो होगा वो हो जाएगा डिवाइड, शायद नहीं होता है, थोड़ा देखना पड़ेगा मतलब, है ना। फिर भी अभी इतना याद रखो, 5 से विभाजित का नियम होता है इकाई अंक 0 है, 5 होना चाहिए। 2 से विभाजित का नियम होता है कि इकाई का अंक जो है सम होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी अंक हो इकाई का अंक तो वही याद रखना 2 से विभाज्य होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नहीं 0 नहीं, 3 का गुणज होना चाहिए, तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। नहीं सॉरी, हाँ इसका तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो। जैसे देखो 7, 2, 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, तो 12 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये बहुत अच्छा है, याद रखना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 6 की विभाजिता का नियम क्या है, एक तो ये है कि जो 2 से भी विभाजित हो और 6 से विभाजित, सॉरी 3 से विभाजित हो। 2 के विभाजिता का नियम क्या होता है, 0 हो इकाई अंक, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। 3 के विभाजिता का क्या नियम है कि उसकी संख्याओं का योग जो है, अंकों का जो योग होता है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, तो याद रखना कि 6 से विभाजित भी होगा, ठीक है। अगर देखो यही चीज़ अगर 18 से पूछ लिया जाए तो 18 भी क्या है, 2 और 3 के गुणनफल है, तो ये 6 से भी विभाज्य होगी, मतलब वही नियम हो गया। यदि कोई संख्या 2 और 3 से दोनों विभाजित तो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अब 4 से विभाजिता का नियम क्या है, इकाई और दहाई के अंक, यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे देखो, अंक 3 या अधिक अंकों की एक संख्या से 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। इस नियम को ज़्यादा 10 उदाहरण दें, ठीक है। जैसे मान लो 142 है, तो अगर इसके अंक, ये मान लो कितनी बड़ी संख्या हो, यहाँ पे कुछ भी दिया हो, है ना, कितनी बड़ी संख्या हो, इसकी इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो 4 से विभाजित होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 12 दे दिया जाता, 12 तो डिवाइडेड है, तो पूरी संख्या भी डिवाइडेड होगी। ये चीज़ याद रखना, 4 का विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता के नियम में 3 अंक देखे जाते हैं, आखिरी के 3 अंक अगर वो 8 से डिवाइडेड है तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइडेड होगी, ठीक है। 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। 9 से विभाजिता का नियम क्या होगा, याद करो कि अपन 3 का क्या देखे थे, अंकों का योग, तो इसमें वही सेम आएगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 11 से विभाजिता का नियम थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या होता है ध्यान से देखना कि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग किया जाता है, फिर उनको डिफरेंस किया जाता है। अगर जो डिफरेंस जो आ रहा है वो अगर मान लो 0 आता है तभी विभाज्य हो जाएगा, 11 आएगा या 11 के मल्टीपल में कुछ भी आ रहा है, 22 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो 11 से विभाज्य होगी। अब देखो जैसे ये क्या है, ये 1 है, ये विषम स्थान है, तो अगला विषम स्थान 8 होगा, अगला विषम स्थान 6 होगा, तो ये कितना हो गया, 6, 8, 14, 14 और 9 कितना हो गया 23। सम स्थानों पर आने वाले अंक इनका 1, तो ये घटा दिया तो 22 आ गया, तो 22 आ गया, तो समझ 11 से डिवाइडेड है, तो ये पूरी संख्या भी 11 से डिवाइडेड होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये सब लिख लो, अपने नोट्स बनाओ, उसमें लिखो जो मैं इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो आपको चेक करना ही है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, और मेरा मानना है कि अभी 2-3 साल से पूछी नहीं, तो अब क्या पूछ सकती है, क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, ठीक है। अब ये तो आपको करना है, खुद से कर लेना, नहीं किया हो तो करो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस होगी तब देखो। यूपीएससी डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है, यूपीएससी ये नहीं पूछती, यूपीएससी यहाँ से ये गायब कर देगी, यहाँ पे एक्स दे देगी, बोलेगी यहाँ पे क्या आएगा, ये 7 से विभाजित है, तो 7 से है, 13 से है, तो ये चीज़ याद रखना। तो पहली बात तो एक चीज़ ये चीज़ याद रखना कि जो नियम है विभाजिता का नियम, देखो किस किस का विभाजिता नियम देखे अपन, 2 का है, 3 का है, 4 का भी अपन देखे, 5 का देखे, 6 का भी देखे, 7 का विभाजिता का नियम नहीं है, 8 का देखे, 8 का देखे, 9 का देखे, 10 का देखे, 11 का देखे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 7 का नहीं है तो यूपीएससी मोस्टली 7 का ऐसे पूछ लेती है, 7 का पूछा यूपीएससी ने, 13 का भी पूछ लेगी, तो ये आपको डिवाइड करके देखना है। सर 13 का भी तो है, पर इसमें नहीं दिया, सर ने बताया था, पर तो ऐसे नहीं, छोड़ो। तो इनमें क्या है, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, तो ये तो विभाजिता नियम याद रखना ही, ये तो काम आएंगे आपके कैलकुलेशन में, काम आएंगे, वैसे तो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे दे, उसमें काम आ जाए, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये सिंपल सा है, ये आपको देखना है। तो ये जो 4 से विभाजिता नियम क्या था, आखिरी 2 संख्याओं में देखो, 8 का क्या था 3 में देखो, तो ये आपको देखना है। 6 का जो 3 और 2 से होना चाहिए, ठीक है। 3 का क्या, अंकों का योग और संख्या सम होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, तो देखो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, तो ये करके 11 का भी आप देख लिया, सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का अंतर, अगर वो उनका अंतर 11 से विभाजित है तो उससे हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो यूपीएससी जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। अब ये क्वेश्चन करो तुम लोग,
अभी करो, ये 5 और 6ठा क्वेश्चन करो, अभी के अभी करो। ये क्वेश्चन ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, यहाँ पे बस वो एक्स दे देती है, यहाँ पे खालिस्तान दे दिया, बस अंतर इतना ही है। सेम इसी लेवल पे पूछती है यूपीएससी क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन करो फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, संख्या के साथ खेलने वाला, और एक 8वीं क्लास में भी आएगा ये। एक में 2 आएगा, इसमें 3। करने दो, बोलो मत, 3 लोगों को भी करने दो, मैं जब पूछूंगा तब बताना। करो, नीचे वाला भी करो, 11 से वाले भी करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11 वाला। 3 वाला तो फिर भी चलो इजी है। नहीं, वो भी इजी नहीं है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, उसमें मैं यही पूछ लूँगा कि इसके अलावा और क्या आ सकता है, तो फिर वो टफ क्वेश्चन हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो। सबसे छोटा अंक था तो सबसे बड़ा अंक लिखिए, ये भी पढ़ लो एक बार। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन का जो पैटर्न अलग है, ये चीज़ याद रखना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैं करवाऊंगा कल। आज ये चैप्टर को कंप्लीट हो जाए, फिर कल से देखते हैं। अभी इसमें टाइम लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। चलो नहीं, आज यहीं तक रखेंगे भाई इसके जो क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ऐसे नहीं ले सकते। अभी आगे जो आएगा चैप्टर, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू करवा दूंगा, तो उससे आइडिया रहेगा आप लोगों को। बना, क्या कर रहे हो तुम सब लोग? बना, पहला वाला बन के दूसरा बना दिया। बनाओ बनाओ फटाफट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों। नगीना बना, यूरा तुमसे बना, कहाँ भाग गए? पहला हो गया, दूसरा में समझ नहीं आ रहा है। नहीं हुआ? नहीं, फर्स्ट हो गया, बस सेकंड वाला ये समझ नहीं आ रहा है क्या। 11 से हो गया, विभाजित सेकंड वाले का पहला हो गया। करो करो, दूसरा भी करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि हर 1-2 साल में पूछता ही है वो। पहले 2023 वाले पेपर में आज जो क्वेश्चन देखेंगे अपन, सोचा भी एनसीईआरटी के 2-3 चैप्टर पढ़े और बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व करने लायक बन जाओगे अगर अच्छे से पढ़ा है तो इन चैप्टरों को। देखो सीसेट ऐसे निकलेगा, बूंद बूंद से गड्ढा भरना पड़ेगा।
सी सेट का प्रीलिम्स निकलता है ऐसे ही, ये बूंद बूंद से गड्ढा बनने से। जो डेली क्लास में आएगा क्वेश्चन सॉल्व करेगा उससे जरूर निकलेगा सी सेट, और जो लापरवाही करेगा मैं पहले ही बता रहा हूँ। सी सेट में मुझे याद अच्छे तरीके से मेरे 2018 में 100 नंबर आए थे, फिर अगले साल मेरे 52 ही नंबर आए थे। कारण वही है कि नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और लास्ट ईयर मैंने जैसे पढ़ा साल भर सी सेट, तो भाई मेरे 120 नंबर आए। ये फ़र्क होता है डेली पढ़ने से सी सेट का। इसे डेली पढ़ोगे तो हो जाएगा, पार लग जाएगी। नगीना बना तुमसे? प्रीति कहाँ भाग गई है? कौन कौन है यहाँ पे? प्रीति, नगीना है नहीं। प्रीति तुम्हारे से हुआ? सो गई क्या प्रीति? लग रहा है प्रीति तुमसे बना क्वेश्चन? कह रहे क्या रहे हो तुम लोग? चलो देखो इधर, देखो पहले कहते हैं 500 क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। अब देखो सिंपल सा 3 का विभाजित का नियम क्या था कि संख्याओं का योग जो है 3 से डिवाइडेड होना चाहिए। देखते हैं, 4 2 6, 6 6 12, 12 18 19 आ गया। अब ध्यान से समझो, अब 3 से डिवाइड होने के लिए 3 7 21, तो एक तो प्लस 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सबसे छोटा अंक 2 आएगा, इससे भी हो जाएगा। और सबसे बड़ा अंक क्या आ सकता है? मतलब बड़ा अंक मतलब सभी बता 0 से लेके 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं बड़ा अंक जोड़ के देखता हूँ ना। 19 में 9 जोड़ा तो 28 आ गया, तो 28 नहीं होता है। 8 जोड़ूंगा तो 27 आ गया। तो बस सबसे छोटा अंक आ जाएगा 2 और सबसे बड़ा अंक आ जाएगा 8। इसका आंसर ये है। किसका किसका सही हुआ? ये छोटी सही हुआ तुम्हारा? हाँ सही। दोनों आया था? 2 और 8 है। हाँ ठीक है, अब अगला देखो, 4 7 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 2 23। अब सबाइश बात है, एक तो 1 जोड़ने से आ जाएगा, तो सबसे छोटा तो होगा 1, जिसे 24 आ जाएगा। और बड़ा में क्या जोड़ सकता हूँ? 9 जोड़ के देखो, 9 जोड़ के देखोगे तो कितना आ जाएगा? 32, तो उससे तो नहीं होगा। 8 जोड़ के देखो 31 आएगा, तो वो भी कोई काम का नहीं है। 7 जोड़ के देखोगे तो 30 आ जाएगा, तो बड़ा आएगा 7। 1 और 7 इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 6 11 18 4। क्या जोड़ने में गलती कर दी? वही गलती यार लपड़ पड़ेगी। 24 आ गया था। चलो देखो, निम्नलिखित में किसी स्थान में ऐसा अंक लिखिए जिनके 11 से, ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो अब देखो इसमें क्या देखे थे अपन कि विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर जो है 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखते हैं, अब यहाँ पे अपन कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लो x मान ले, कोई मान लो, ठीक है। तो ये है विषम स्थानों पर आने वाले अंकों को जोड़ रहे हैं अपन। 9 3 12, ठीक है। 12 2 14, ठीक है। तो ये आगे विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग जोड़ो। 8 यहाँ पे अपन अभी छोड़ देते हैं, 8 + x हो गया 8 और 9, तो ये 17। तो 17 + x हो गया, मान के चलो ना, ठीक है। अब ध्यान ये से 9 3 और 9 जुड़ेंगे ना? 9 9 18 19 20 21। 9 3 2 क्यों जुड़ेंगे? 9 3, अरे ये देखो ना, विषम सम स्थान। सम को जोड़ना है, विषम विषम को जोड़ना है अरे ना? नहीं, विषम स्थान की बात है, संख्या की बात नहीं है। अच्छा, तुम क्या गलती करे हो? सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर, ना कि संख्या नहीं बोला है मैंने, स्थान बोला है, ठीक है। अब देखो, अगर अपन इस x को भूल जाते हैं, अभी रुक जाओ, तो ये आ रहा -3। तो एक तो मान के चलो कि यहाँ पे अगर मान लो कि 3 आ जाता 20, तो कितना आ जाता? -6। तो उससे तो नहीं होता। देखो माइनस में आ जाए उसका टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, है ना। माइनस आ जाए उससे दिक्कत नहीं। बात ये है कि भाई वो जैसे क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, या आना चाहिए 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे -3 आ रहा है, ठीक है। -3 जो भी। अब मान लो कि मैं यहाँ पे अगला क्या जोड़ूंगा, जब 8 आ जाता है x की जगह, तो क्या हो जाता है? -11 हो जाता है। 11 डिवाइड 11 माइनस मत देखो यहाँ पे। तो अपने को यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। 8 करके देख लो, संख्या डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे करके देखो, 4 4 8,
8 यहाँ पे जो है 8 + x हो गया, अभी x को भूल जाओ, ठीक है। ये देखो सम स्थानों पर आने वाले 8 और 9 17, 17 और 8, 8 8 24 एक 25, ठीक है। तो ये 25 घटाएंगे, 25 में से 8 गए तो कितना बचा 17, माइनस माइनस बोल दो, उसको टेंशन नहीं लेना है। अभी वो 17 22 होने के लिए कितना चाहिए 5, तो यहाँ पे x की जगह आएगा 5, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वेशन आए हुए भी हैं, तो ये चीज़ रखना। किसी के सही हुए दोनों हुए? सर पहला सही। अरे ये क्यों नहीं सही हुआ? अब मैं तुम लोगों को ना इस टाइप क्वेश्चन करवाता हूँ। पहले सबसे पहले अपन 2023 वाले और 24 वाले पेपर में करेंगे, जो इस पेपर से थोड़ा बहुत आए हैं। अभी ये चैप्टर बाकी है, पहले 23 वाला करो। बहुत बड़ा है सर ये चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हर साल 3-4 क्वेश्चन तो आपको इसी पेपर से मिलेंगे। ये चीज क्वेश्चन है, देखना। डिविजिबिलिटी वाला रूल मैंने अभी सिखाया था। रुक जाओ, अभी ये रुक जाओ। आज अपने सीखे हैं, ये करो सबसे पहले 15 नंबर क्वेश्चन आज सीखे हैं। मैं बोल रहा था ना, ये देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डायरेक्ट, जो आज अपन उससे पहला ही तीसरे चैप्टर का पहला ही एक्सरसाइज किए थे, वहाँ से डायरेक्ट 3.2 से करो ये क्वेश्चन सब लोग। बाजी से क्या मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत 2023 का है इम्पोर्टेंट ना सर ये? है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और हर साल इसमें पहले बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। सर यहाँ पे ये संख्या चेंज कर सकते हैं ना, सेकंड स्टेटमेंट में कोई और से भी वो हाँ, रख कोई सकते जरूरी हैं ना? नहीं ले सकते हैं। हाँ जिसका होता जाएगा वो बताते जाना। इसका पहला बस तो सही आ रहा है, बाकी तो दोनों गलत आ रहे हैं। चेक कर लो। कर लिया नंबर चेंज करके भी, P into C करो अभी करो, बहुत दिमाग लगाओ।
युवराज तुमसे हुआ? एक सेकंड, बस हो गया। हो गया। प्रीति तुमसे हुआ? प्रीति तो सही संख्या इसका ये कुछ सी। वो ऐसा में चलो बताओ सबका क्या क्या आंसर आ रहा है। युवराज तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? डी। छोटी तुम्हारा क्या आ रहा है? मेरा एक सही हो रहा है, दूसरा तीसरा विषम सम आ रहा है वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से। तुम्हारे आंसर तो ऑप्शन ही नहीं बन रहा फिर। वही तो। प्रीति तुम्हारा गलती क्या आ हो रहा है? गई। प्रीति प्रीति ये कहाँ भागे, सो गई क्या प्रीति? अभी ई और तो सी में मल्टीप्लिकेशन ही करना है ना, वो तो करना ही है। चलो तो 3 × 4 करेंगे तो 12 आएगा, 12 तो सम है ना। यही तो यूपीएससी क्वेश्चन में होता है। तुम्हारा क्या है? डी। चलो देखो इधर मैं तुम लोग बताता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अभी जो करवाए उसी से रिलेटेड है। एक एनसीईआरटी से 1% बाहर क्वेश्चन नहीं है। अभी देखो अभाज्य संख्या पी है, मतलब जो भी पी लोगे अभाज्य संख्या, तो पहले लिख लो भाई क्या क्या ले सकते हो आप। 2 और 3 बस इतना ही लो, ज़्यादा जरूरत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या मान लो 5 ले लो, ठीक है बस। सी जो है भाज्य संख्या है, तो सी ये पी बराबर आपको लेना है, सी बराबर आपको लेना है 4 ले सकते हो, ठीक है 6 ले सकते हो और एक 9 ले लो बस, ठीक है। इससे काम हो जाएगा अपना। सबसे पहले अपन तीसरे को चेक करते हैं। पी और सी विषम हो सकता है। अब मान लो मैंने पी ले लिया 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं 4 लूँगा। जब जब देखो सम इंटू सम तो सम ही आता है हमेशा, तो इससे तो नहीं बात बनेगा। 3 लो आप, 3 × 4 लिया तो 12 आ गया, 3 × 6 लिया तो 18 आ गया, 3 नाम 27 आ गया ना, विषम हो गया बस। तो ये सही हो गया अपना, ये सही होगा तो ये ऑप्शन तो अपना ऐसे चला गया, ठीक है। अब आ जाओ इसमें आते हैं अगला, क्या विषम हो सकता है? चलो ठीक है पहले देखते हैं अपन। मैं मान लो कि पी अगर 2 लूँ तो 4 आ जाएगा, ठीक है प्लस। अब देखो अपने को पता है जब सम में सम जोड़ा जाता है तो हमेशा सम ही आता है, ठीक है। तो सम में जब विषम जोड़ा जाता है तो तब विषम आ जाता है ना, तो आ गया खत्म बात। तो ये भी सही हो गया। तो जब 2 सही हो गए तो ये भी गया काम से, ठीक है। अब अगला देखो, ये बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से करना पड़ेगा थोड़ा। पहले मैं पी मान 2 लेता हूँ, सी मान लो मैंने 4 ले लिया, ठीक है, और इधर फिर मैंने 2 - 4 किया। अब ये ना इसे माइनस प्लस में मत जाना कभी भी, ठीक है। 6 बराबर 2 आ गया तो 3 आ गया, ये तो विषम आ रहा है, मुझे सम लाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं यहाँ पे सम विषम रख के देखता हूँ। तो 2 प्लस मान लो कि ऐसा नंबर जो बढ़ा देंगे। नहीं 3 रखते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं और मैं यहाँ पे 9 रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 12 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 - 9 करें तो 6 आ जाएगा, तो 12/6 आ जाएगा, तो ये आ गया सम आ गया, बस खत्म बात, आ गया आंसर, ये आंसर। तो भाई यही चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सीखोगे ना एनसीईआरटी तो कभी नहीं आएगी क्वेश्चन आपको। इसमें संख्या कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने हाँ ये कोई भी ले सकते हो। पीसी में मैंने 6 × 3 ले लिया, 6 × 6 = 18, विषम हो गया ये। अरे नहीं पर ये भी देखना है ना कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए वो। हाँ, इस वो अभेद संख्या है इसलिए तो लिया है। हाँ ले सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन करवाता हूँ इसमें। ये आगे आएगा, अभी कॉन्सेप्ट उसी चैप्टर में आएगा तब करेंगे। ये तो बेटा ये डायरेक्ट सोचो चैप्टर से क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। अब देखो ये विभाजिता का नियम, पर अभी रुक जाओ इस चैप्टर को, अभी उस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे तो बनेगा वो क्वेश्चन, रुक जाओ अभी। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया डायरेक्ट, जो है अभी आगे करेंगे। ये भी चलो अभी छोड़ दो, आएंगे अभी आगे आएंगे, अभी उस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे तब हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनेंगे आराम से। ये क्वेश्चन करो सब लोग 40। अब देखता हूँ तुम लोग क्या दिमाग लगाते हैं। आज जो चैप्टर पढ़े हैं उसी से ही ये क्वेश्चन है।
अब इसमें अगर आपको पहाड़े याद होते तब भी बन जाता है क्वेश्चन। आज जो चैप्टर पढ़ाया हूँ वो है, उससे भी बन जाएगा ये क्वेश्चन। डी है। अभी छोड़ो, डी आएगा। वो तो भी कारण पूछूंगा तब पता लगेगा आंसर आपका सही है गलत। युरा तुमसे बना? बाकी सब अभाज्य संख्या है, डी वाले में 91। हाँ, 91 किसके पहाड़े में आता है? 13 7 91। हाँ 13 से 93। ठीक है, तो ये देखो अभी मैं बोला था ना प्राइम नंबर, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब प्राइम नंबर है, ये सब इसमें ये भाज्य संख्या आ गई, इसलिए यही आंसर है इसका। ये 23 का क्वेश्चन है ना? हाँ सोचो, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट। ठीक है, अभी और देखो, ये अभी कल है ना, वो 3.6 करेंगे ना, उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा उसी चैप्टर से। ये तो मैंने उस दिन करवा ही दिया था, पहले क्लास में करवा दिया था ये। चलो ये करो, 48 क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाना बस। 48 क्वेश्चन करो। ये कोई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉमन लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि आप कितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हो चीज़ों को लेके, बस वही है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एक तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे अनुसार, जो अभी करवाया उससे इजी है ये क्वेश्चन। बना किसी से क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन समझा देना, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अब यही तो बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो फट से आंसर आ जाएगा ना। यही तो मेन चीज़ थी इस क्वेश्चन में। देखो कुछ भी ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले घड़ी बना लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में से दक्षिण मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है आपको, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में 10 क्रमागत वस्तुओं के चयन की संख्या क्या है, मतलब आपको 12 वस्तु है, देखो मतलब 12 नंबर, जिसमें से लगातार आपको 10 नंबर चुनने हैं, ठीक है। तो इतने कितने चयन हो सकते हैं? अब देखो मान लो मैंने 1 से लेके पहला बार 10 तक चुन लिया, एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने चुन लिया 2 से लेके 11 तक। अगला मैंने 3 से समझ गया, सी आंसर 12। 12 नहीं आएगा, यही तो बात है। 3 से लेके 12 तक। हाँ 12 तो नहीं, आएगा। कुछ नहीं। फिर अगला आएगा 4 से लेके 1 तक। फिर अगला आएगा 5 से लेके 2 तक। फिर अगला आएगा 6 से लेके 3 तक। फिर अगला आएगा 7 से लेके 4 तक। फिर अगला आएगा 8 से लेकर 5 तक। फिर अगला आएगा 9 से लेके 6 तक। 10 से लेके 7 तक। 11 से लेके 8 तक, ठीक है। और फिर अगला आएगा 12 से लेके
10 तक आ जाएगा, फिर अगले रिपीट हो जाने लग जाएगा ना, तो 11 आएगा इसका आंसर। काउंट कर लो ना, देखो 1 2 3 दो 4 5 6 तीन 7 8 9 10 11। 1 मिनट, 12 से रुको, 12 को 12 को तो आएगा। फिर 10 वस्तुओं को चुनने का है ना। अरे नहीं, वही तरीका है इसका। एक पत्ती रूप 12 वस्तुओं में से दक्षिणावर्त दिशा में 10 क्रमागत वस्तुओं के चयन की संख्या क्या है? 12 हो गया, 1 2 3 6 7 8 9 10 11। देखो 10 वस्तु चुनना, मान लो मैंने 1 से लेके ये 10 तक चुना, एक तरीका। 2 से लेके मैं चुनूंगा 11 तक, 3 से लेके 12 तक चुन लिया, तो ऐसे करके चलता जाएगा अपना। 11 से लेके मैं अगला जो चुनूंगा वो हो जाएगा अपना 9 तक, 9 या 8 तक होगा। देखो इसका आंसर क्या है, एक बार शायद 12 है 11, ये तो नहीं होगा मतलब, क्योंकि फिर बाद में रिपीट होने लग जाएगा, मतलब यहाँ से जब जाओगे। क्या है आंसर इसका? These are 10 consecutive things. This is one possibility. Now if I start from 2, ये कौन चला रहा है? आंसर देखो एक बार इसका 12 होगा शायद। फिर अगर इस तरीके से अगर आप देखो, क्योंकि 12 बाद में रिपीट होने लग जाएगा, तो वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता फिर। बारह आंसर तो 12 ही है, 12 ही। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। देखो इजी क्वेश्चन है, मतलब ये चीज़ याद रखना। अब देखो क्योंकि अब आगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए 12 ही होगा। ठीक है, तो ये अब देखो ये क्वेश्चन को अलग से कोई ऐसा कोई भी पढ़ाएगा भी नहीं, ये चीज़ को पढ़ने लायक नहीं है, बस ये आपको करना था। चलो ये क्वेश्चन तो आगे और नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का आगे का चैप्टर बता दीजिए, वो ज्यामिति वाले छोड़ने हैं दोनों, ज्यामिति और छोड़ने हैं आपको, उसके आगे बताया पूर्णांक वाला करना है ना कल। हाँ फिर पूर्णांक वाला करना है कल। हाँ, वो करके आओ, पूर्णांक और 2 चैप्टर कर लेना वो। ठीक है, मैं जा रही हूँ पढ़ने दूसरी चीजें। ठीक है, ठीक हो गया, ऐसे भी है, कोई क्वेश्चन होगा तो। चलो ठीक है, हो गया। कल वो चैप्टर करने के बाद में और क्वेश्चन करेंगे अभी इसके। ठीक है, तो कल सब लोग क्लास में आना, टाइम पे आया करो। चलो ठीक है, बाय बाय।